गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सिर्फ नितिन सिंह राजपूत। आइए वेलकम करता हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। आइए हम पढ़ते क्लास 10 का हिस्ट्री लेसन का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस लेसन को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट द लेसन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम टू स्टार्ट द लेसन। कैन यू सी द पिक्चर? सी द पिक्चर, यू विल एबल टू सी सो मेनी थिंग्स इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे हेवन से यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है, एंजल्स है, दे आर ब्लेसिंग। ओके, ये पिक्चर है फेडरिक सीरियो, इन्होंने 1848 में एक पिक्चर बनाई थी। सो दिस वाज द पिक्चर ऑफ डन बाय फेडरिक सीरियो इन 1848। फेडरिक सीरियो फ्रेंच आर्टिस्ट हैज प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट, 4 प्रिंटिंग बनाई थी, उसमें से एक पेंटिंग है। नाउ फेडरिक सीरियो हैज अ ड्रीम, उनका ड्रीम था कि दुनिया में यूरोप के अंदर 1848 में मतलब 18th सेंचुरी में यूरोप, पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी आना चाहिए, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेवन अपसाइड यू कैन सी फ्रॉम द स्काई, यहाँ जीसस क्राइस्ट, एंजल्स, यहाँ सब लोग ब्लेसिंग कर रहे हैं। और सेकंड में ये स्पिरिचुअलिटी का रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फ्यूचर है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बताई गई है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में यहाँ लगभग 15 कंट्रीज लाइक अ लॉन्ग ट्रेन की तरह मार्च कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में 2 चीज़ें हैं। यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे स्विट्जरलैंड, यूएसए निकल चुके हैं, वो देश आज़ाद हो चुके हैं। अब थ्रेशोल्ड पे फ्रांस आ चुका है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैविंग 2 थिंग्स इन अ हैंड। सो यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में 2 चीज़ें हैं, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, जहाँ पे आप देखने को मिलेंगे कि कैसे यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने यहाँ फ्रांस आ चुका है। तो फ्रांस, ये अभी रेवोल्यूशन फ्रांस में हो रही है। फ्रांस के बाद में जर्मनी है। जर्मनी का फ्लैग ये फेडरिक सीरियो ने अपनी विजन से बनाया था। ओके, जब तक जर्मनी यूनिफिकेशन भी नहीं हो पाया था। तो ऊपर फ्यूचर है, वो स्पिरिचुअलिटी का भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देन प्रेजेंट यहाँ पे बताया गया है। प्रेजेंट जहाँ पे सारे कंट्रीज, यूरोप के कंट्रीज यहाँ पे लाइक लॉन्ग ट्रेन मार्चिंग कर रहे हैं। और नीचे ज़मीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रोकन थिंग्स बताई गई है। और दीज आर दी ब्रोकन थिंग्स। ये ब्रोकन थिंग्स है जहाँ से आप देख सकते हैं कि इट इज़ द एंड ऑफ मोनार्ची। ये मोनार्ची का एंड होने का प्रतीक है। सो ये पास्ट है जहाँ मोनार्ची खत्म हो चुकी है और पूरे यूरोप में अब डेमोक्रेसी आ रही है। सो दिस इज द ड्रीम ऑफ फेडरिक सीरियो। फेडरिक सीरियो उनका ड्रीम है। नाउ वी विल लर्न रीड लाइन टू लाइन। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट लाइन। 1848 में फेडरिक सीरियो ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जो एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट बनाते हैं। In 1848, Frederick Serio, a French artist, prepared a series of 4 prints, visualizing his dream of a world made of democratic and social republic, as he called them. 1848 में फेडरिक सीरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जो 4 पेंटिंग बनाते हैं और वो अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हुए बताते हैं कि आने वाले समय में 18th सेंचुरी में मोनार्ची खत्म होकर देश में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सारे यूरोप में डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो फर्स्ट प्रिंटिंग जो फिगर 1 में आपको दिखाई दे रही है, इट शोज द पीपल ऑफ यूरोप। ये सारे पीपल है यूरोप के हैं। अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, सोशल क्लासेस मार्चिंग लाइक अ लॉन्ग ट्रेन। अमेरिका के यहाँ पे सारे लोग जो है वही सारे क्लासेस के लोग लॉन्ग ट्रेन की तरह यहाँ चल रहे हैं। दे आर ऑफरिंग द होमेज, और होमेज ऑफर करते हुए जा रहे हैं टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है इसके आगे से गए हैं। एज यू रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय आपने देखा कि यहाँ लिबर्टी एक फीमेल फिगर को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये उसके हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, और यहाँ दूसरे एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है तो दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। ओके, on the earth you can see the images of shattered lie of remain of symbol that is absolute of institution। मतलब यहाँ पे जो जमीन पे ब्रोकन सॉर्ड है, ब्रोकन जो क्राउन है,
ये ब्रोकन क्राउन्स और टूटी हुई ये तलवार ये सिंबलाइज करता है इट इज़ द एंड ऑफ मोनार्ची, मोनार्ची खत्म हो गया है। नाउ फ्रेडरिक सिरियक इनका ये ओटोमन विजन था कि पूरे यूरोप में यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिपब्लिक डेमोक्रेसी आना चाहिए, और यहाँ पे उनके फ्लैग्स और उनका कॉस्ट्यूम जो है एक तरह से उनके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ लिबर्टी, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड ये ऑलरेडी उस समय एक फ्री नेशन स्टेट बन चुके हैं और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आप देख सकते हो कि फ्रांस है, और फ्रांस ये फ्रांस क्या बनने वाला है, फ्रांस में जो भी रेवोल्यूशन हो रहा है वो बताया गया है, फ्रांस में रेवोल्यूशन एक्टिविटीज़ हो रही है। आइए हम टर्न करते हैं पेज सेकेंड को पढ़ते हैं, स्टार्ट द पेज नंबर सेकेंड नाउ। लेट अस डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या नाउ सी यू कैन सी इजीली दैट आइडेंटिफाइड बाय द रेवोल्यूशंस इन ट्री कलर। यहाँ पे आप देखो कि रेवोल्यूशंस हो रहे हैं और रेवोल्यूशंस ट्री कलर से यहाँ पे बताया गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से। नाउ स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड देन फॉलोड द जर्मनी। फ्रांस के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जर्मनी है, जर्मनी। ओके नेक्स्ट पॉइंट सी, अब क्या बताया गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्री कलर बताया गया है। एक्चुअली यहाँ पे जर्मनी जिसका ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग बताया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि फ्रेडरिक सिरियक ने जब इमेज बनाई तो जर्मनी एक फ्री नेशन नहीं बनाता, ओके, यूनाइटेड नेशन नहीं बनाता, और ना ही उसका फ्लैग ये लेकिन फ्रेडरिक सिरियक का लिबरल होप्स थी 1848 में ये फ्रांस जर्मनी भी एक फ्री नेशन बन जाएगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आ जाएगा। जर्मन पीपल के बाद में ऑस्ट्रिया है, उसके बाद में यू कैन सी डिफरेंट नेशंस आर देयर आफ्टर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सीरीज, लोमार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी, रशिया। फ्रॉम द हेवन यू कैन सी जीसस क्राइस्ट एंड सेंट्स एंड एंजल्स, दे आर गेजिंग द सीन। इट इज द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल, ये सिंबल है स्पिरिचुअलिज्म का, जहाँ पे ये सारे लोग ब्लेसिंग कर रहे हैं। यू कैन सी आप ये सब लोग ब्लेसिंग कर रहे हैं। और फ्रांस क्या है, एक सिंबल है फैटर्निटी का, यहाँ से ब्रदरहुड का वो सिंबल दिखा रहा है। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस विद द 19th सेंचुरी फ्रेडरिक सिरियक का जो व्यू है इसको हम पढ़ेंगे ही, साथ साथ 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे लोगों में आई और वो कैसे पॉलिटिकल मेंटल वर्ल्ड में कैसे चेंज हुआ, एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस नेशन स्टेट बने, मल्टीनेशनल डायनेस्टी का यूरोप में खत्म हुआ और मॉडर्न स्टेट बनते गए, सेंट्रलाइज पावर आती गई। और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि कैसे फ्री नेशन स्टेट बने, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी लोगों के बीच में पनपती गई और यहाँ पे लोग स्ट्रगल्स करते गए, एक्शन लीडर्स बनते गए। अब यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स भी इनको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज नेशन? नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर देयर कल्चर, लैंग्वेज, प्लेस, इट इज कॉल्ड एज नेशन। नेशनलिज्म क्या होता है? स्टेट ऑफ बिलोंगिंग टूवर्ड्स अ नेशन, एथनिक ग्रुप्स वाले लोग इकट्ठा होते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये आपने नेशनलिज्म इंडिया की लेसन में भी पढ़ा होगा। आइए पढ़ते, क्वेश्चन है हमारा, ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरी लोगों ने कौन कौन सी आइडियाज नेशन स्टेट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी पीपल टू मेक यूनाइटेड द पीपल ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस 11 स्टेप्स ली थी लगभग, आप इन सभी को हम पढ़ेंगे। पहली क्लियर एक्सप्रेशन आप इसमें समझ लो कि नेशनलिज्म केम टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। फ्रांस एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट बना 1789 के बाद में। यहाँ मोनार्ची का एक तरह से बढ़ाव आते गया और यहाँ से क्या चेंजेस आए 1789 के बाद में। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन से मोनार्ची यहाँ ख़त्म होती गई और फ्रांस के सिटीजन्स ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ बढ़ी, जैसे नेशनल असेंबली बनी स्टेट जनरल स्टेप्स में। आइए पढ़ते क्वेश्चन का जो पार्ट जो मैंने डिस्कस किया आपसे, व्हाट आर द 11 स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी पीपल टू मेक द फ्रांस एज अ फ्री नेशन। तो फ्रेंच लोगों ने कौन से स्टेप ली? तो फर्स्ट स्टेप है आइडिया ऑफ लॉ पार्टी। द फर्स्ट स्टेप इज लॉ पार्टी। फ्रांस इज द फादरलैंड एंड ऑल द पीपल आर सिटीजन। क्या है? फ्रांस एक सबका फादर है और वहाँ के रहने वाले लोग सारे सिटीजन्स हैं। लॉ पार्टी इन लॉ सिटीडोन, ये इम्फेसाइज किया। यूनिटी लाई लोगों में, देखो
यूनिटी कैसे लाई कि फ्रांस आपका फादरलैंड है और सारे लोग इसके सिटीजन्स हैं, मतलब वी आर द पार्ट ऑफ नेशन, हम एक सब लोग नेशन का हिस्सा है और यहाँ पे हमारा फ्रांस फादरलैंड है और सारे लोग सिटीजन्स हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट दैट इज फ्रेंच फ्लैग। सेकेंड पॉइंट है जो यहाँ पे सेकेंड बताया गया है फ्रेंच फ्लैग। अब फ्लैग में 3 कलर है, जैसे फ्रांस के फ्लैग में जैसे रेड, वाइट, ब्लू 3 कलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 कलर मतलब तीनों रॉयल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट को। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट जनरल। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड, यहाँ स्टेट जनरल बनाई गई, जो एक्टिव बॉडी मेंबर्स थे उन्होंने ये बनाई और इसको नाम दिया नेशनल असेंबली। न्यू हैमंस कंपोज ओथ वेर टेकन, मार्टर्स कमांडेटेड इन द नेम ऑफ नेशन। क्या हुआ कि नेक्स्ट पॉइंट है न्यू हैमंस, जैसे आप जानते हो कि यहाँ मर्सलाइज से जब लोग निकले थे, 500 लोग निकले थे, इन्होंने ऑन द वे दे सिंग द सॉन्ग ऑफ रॉजर डिलेट का सॉन्ग गाया था लोगों ने। यहाँ बाद में वो फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना। न्यू हैमंस नए गीत लिखे गए, जैसे वंदे मातरम इंडिया में जब लोग आज़ादी के समय गाते थे तो लोगों में एक नई उम्मीद जागती थी। वैसे ही हमारे फ्रांस के अंदर देखो कि न्यू हैमंस रचे गए और यहाँ पे देश के नाम पे क्या किया गया, शपथ ली लोगों ने, ओथ वेर टेकन दैट वी विल मेक फ्रांस एज अ फ्री नेशन। मार्टर्स, जो लोग देश के आज़ादी करने के लिए सैक्रिफाइस जिन्होंने किया, अपना बलिदान किया, दोज पीपल हु सैक्रिफाइड देयर लाइफ, ऐसे लोगों की स्टैचूज बनाए गए, चौराहे पे उनके स्टैचूज बनाए गए ताकि लोगों में यूनिटी आए, लोगों में उनको देख के फ्रांस में रेवोल्यूशन करने की उम्मीद जागे और फ्रांस इज अ फ्री नेशन बने। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया ताकि यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज लाए सारे सिटीजन्स को विद इन द कंट्री। देयर शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, यूनिफॉर्म लॉज हो सारे सिटीजन्स के लिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम लाया, वेट और मेजरमेंट का सही तरीका लाया। देखो क्या 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 किया। पहले तो फ्रांस इज फादरलैंड, देन ऑल द पीपल आर सिटीजन्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड फ्रेंच फ्लैग जो तीनों स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाद में स्टेट जनरल, उसके एक्टिव सिटीजन, नेशनल असेंबली बनाई। फोर्थ पॉइंट न्यू हैमंस कंपोज किए, वोट टेकन लिया, मार्टर्स बनाए, मतलब हुतात्मे जो थे मार्टर्स थे उनके स्टैचूज बनाए। फिफ्थ पॉइंट सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया, यूनिफॉर्म लॉज लाया सारे सिटीजन्स के लिए। सिक्स पॉइंट इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म कर दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम लाया वेट और मेजरमेंट का। 7 पॉइंट देन रीजनल डायलेक्ट को खत्म कर दिया। यहाँ पे रीजनल डायलेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द फ्रेंच लैंग्वेज। ऑल द पीपल दोज आर लिविंग इन फ्रांस, इन पेरिस, सो ऑल आर वर्क देयर रिटन एंड स्पोकन, जो भी कुछ है सब कुछ एक्टिविटी। अब रीजनल डायलेक्ट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पीपल आर स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज नाउ। फ्रेंच लैंग्वेज इज बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल द पीपल दोज आर लिविंग इन फ्रांस। फ्रांस में रहने वाले लोगों का एक वेपन बन गया, लैंग्वेज ही वेपन बन गया, लैंग्वेज को ही इंपॉर्टेंस दिया। अब यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी रुकते नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी क्या करते हैं, वो अपना एक मिशन बनाते हैं कि वे चाहते कि फ्रांस में क्या हो, फ्रांस में यहाँ मिशन बने कि फ्रेंच नेशन क्या करे, अपनी आर्मी को भेजे अदर कंट्रीज में और वहाँ अदर यूरोप के जो भी अदर कंट्रीज है वो भी एज अ फ्री नेशन बने, टू हेल्प दी अदर पीपल ऑफ द यूरोप टू बिकम एज अ फ्री नेशन। तो फ्रांस ने अपनी आर्मी कहाँ भेजी, तो ये फ्रांस में जो एक्टिविटीज़ हुई यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स, अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग भी जैकोबिन क्लब बनाने लगे, ऐसे एक्टिविटी होने लगी। फ्रांस ने अपनी आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड को भेजी, इटली में भेजी। ये कब हुआ, 1790 में हुआ कि फ्रांस ने अपनी आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली भेजा 1790s में और वहाँ भी रेवोल्यूशन किया। तो फ्रेंच आर्मी ने अपनी आइडिया जहाँ अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में गई तो फ्रांस ने क्या किया, यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में जागरूक की। तो आइए हमने आज जो ये टॉपिक पढ़ा इसमें व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी पीपल टू मेक द यूनाइटेड एज अ फ्री नेशन के लिए ये सारे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए। तो थैंक यू चिल्ड्रन। आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। नाउ विल टर्न द पेज, अगला पेज। नेपोलियन ने क्या चेंजेस किए, अगला क्वेश्चन जो है ना नेपोलियन पे डिपेंड करता है।
सो व्हाट आर द चेंजेस डन बाय नेपोलियन, नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए, आइए हम पढ़ते हैं। तो नेपोलियन सेड अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग द रिफॉर्म्स, व्हाट आर रिफॉर्म्स, और द सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। तो नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने पहले तो क्या डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस के अंदर, है ना। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चेंज कर दिया। यहाँ पे नेपोलियन ने जो चेंजेस किया उसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, पहले क्या काम किया, तो पहले जो भी सर्टेन राइट्स बाय बर्थ थे उनको हटा दिया। सेकेंड पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया, सारे लोग जो फ्रांस में रहते हैं सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ ला दिया। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी सारे लोगों को दी। देखो पहले तो चर्च के और नोबल्स के जो सर्टेन राइट बाय बर्थ थे उसको हटा दिया, सब लोग इक्वल कर दिए। अब कोई रिच नहीं है, पुअर नहीं है, सारे लोग इक्वल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब लोग इक्वल है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास में सिक्योर रख सकता है। द कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। जो भी ये जो नेपोलियन कोड थे, जो चेंजेस किए, रिफॉर्म्स किए, अमेंडमेंट्स किया नेपोलियन ने, ये सारे चेंजेस नेपोलियन ने उन सारे कंट्रीज के अंदर भी किया, वहाँ स्टार्ट किया जो भी कंट्रीज फ्रांस ने जीती थी। नेपोलियन ने जो भी कंट्रीज जीती थी उन सारी कंट्रीज में, जैसे डच ऑफ रिपब्लिक है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ पर भी नेपोलियन ने ये सारे रूल्स स्टार्ट कर दिए। सो दिस कंट्रीज आल्सो स्टार्टेड दिन रूल्स डन बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंज लाया। देखो किसानों को और बिजनेसमैन को काफ़ी इससे मुनाफा मिला है। नेपोलियन ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा से लाया और फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। जो किसान थे उनको गुलामगिरी से आज़ादी कर दी। जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स बिकेम फ्री फ्रॉम द सर्वडम, सर्वडम गुलामगिरी थी उससे हटा, उससे बच गए। मतलब एक तरह से क्या हो गया, जो ड्यूज वे पे करते थे, टाइथ और टैली, जो आप जानते हो कि नोबल्स के घर में काम करो, खेत में काम करो, आर्मी में काम करो, यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम करो। तो और भी बिजनेसमैन के लिए क्या किया, इन द टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव। तो शहरों के अंदर जो व्यापारी संगठना थी उसको हटा दिया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे ही इम्प्रूव हो गया, आप जानते हो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो गया और यहाँ से और भी ट्रेड अच्छे से फ्लोरिश होने लगा। जो पीजेंट, आर्टिस्ट, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन थे वो काफ़ी खुश हो गए। देखो किसान खुश हुए क्योंकि किसानों को यहाँ पे एक तरह से गुलामगिरी से आज़ादी मिली और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हट गया। नए व्यापारी भी अब मार्केट में एंट्री कर सकते थे। पहले क्या था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था, लोगों को व्यापारी, न्यू कमर्स को एंट्री नहीं थी मार्केट में। अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आ गया, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। किसान, आर्टिस्ट, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, सारे लोग खुश हो गए। स्मॉल प्रोड्यूसर्स खुश हो गए। यूनिफॉर्म सिस्टम लॉ आ गया, स्टैंडर्डाइज वेट मेजरमेंट आ गया, कॉमन करेंसी आ गई। क्या चाहिए और क्या चाहिए? सो वंस अगेन वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट रिफॉर्म्स डन बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या चेंजेस किए, तो आइए पढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट था कि जो भी प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ उनको हटा दिया गया था। सेकेंड पॉइंट, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया। थर्ड पॉइंट, राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दी। फोर्थ पॉइंट, और ये सारी जो चेंजेस जो किए थे यहाँ डच ऑफ रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये जो फ्रेंच के कंट्रोल में थे, यहाँ ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस किया गया। एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और इम्प्रूव किया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, किसानों को गुलामगिरी से आजाद कर दिया और रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। व्यापारी खुश हो गए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया, पीजेंट, आर्टिस्ट, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, और एक तरह से सभी लोग खुश हो गए। अब वेट और मेजरमेंट का सही तरीका आ गया, यूनिफॉर्म लॉज आ गए, नेशनल करेंसी ये कम हो गई, अब एक्सपोर्ट अच्छे से हो पा रहा है। लेकिन नेपोलियन ने, जैसे हिटलर ने 2 गलतियां की थी, लुईस 16 ने भी टैक्स बढ़ाया था, ये जो गलती की थी वैसे ही यहाँ नेपोलियन गलती करता है। यू कैन सी द पिक्चर, इमेज में बताया गया कि नेपोलियन क्या है, एक पोस्ट मास्टर है और ये सारे लेटर्स पे कंट्रीज के नाम लिखे हैं, जो 1 बाय 1 ये सारे कंट्रीज को हार जाता है। अब क्या वजह थी, बिगिनिंग में क्या हुआ, बिगिनिंग में तो ये जहाँ भी फ्रांस ने जो
नेपोलियन ने जो कंट्रीज को जीता था वहां के लोग तो काफी खुश हो गए। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, सिटीज जैसे ब्रुसेल, मेंस, मिलान, वार्सो, ये सारे कंट्रीज ने नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी कहा। फ्रेंच आर्मी को यहाँ हार्बिंग ऑफ लिबर्टी, मसीहा कहा। लेकिन ये जो उत्साह था, इंतजाजम था, ये टर्न हो गया हॉस्टिलिटी में। क्या हुआ, क्या वजह थी, किस वजह से नेपोलियन हार गया? पहली वजह थी इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन। नेपोलियन ने ये गलती की, टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप कर दिया। सेकेंड पॉइंट, पहला तो टैक्स बढ़ाया, सेकेंड फ्रेंच आर्मी ने यहाँ कंपल्सरी लोगों को आर्मी में ज्वाइन करने को कहा। इसकी वजह से क्या हो गया, फ्रांस को क्या करना था, फ्रेंच आर्मी को रेस्ट ऑफ द यूरोप कॉन्कर करना था। अब टैक्स बढ़ा दिया, दूसरा फिजिकली फोर्सफुली यहाँ आर्मी में भर्ती कर दिया, जिसकी वजह से सारे कंट्रीज के लोग नाराज हो गए और धीरे धीरे नेपोलियन सारे कंट्रीज वन बाय वन जो कॉलोनीज जीता था वो सब हार गया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मैं समझ गया कि आज आपको फ्रेडरिक सूरियो ने क्या ऑटोमन विजन था ये समझ में आया है। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स अपनाते हैं जिससे फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, और ये 11 स्टेप्स है, तो ये स्टेप्स आपको याद रखना होगा। और एक शॉर्ट नोट, मतलब 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज नेशन, व्हाट इज द ऑटोमन विजन ऑफ फ्रेडरिक सूरियो, और यहाँ फ्रेंच आर्मीज ने या फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने कौन से स्टेप्स अपनाए थे फ्रांस में रेवोल्यूशन करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट या सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। हियर वी विल स्टॉप, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सिर्फ नितिन सिंह राजपूत। आइए वेलकम करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। सो विल स्टार्ट द वीडियो। सो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकेंड पॉइंट है। ये टॉपिक हमारा लेसन का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10 CBSE। So if we look at the map of 18th century, Europe will be find that there will no nation state as we knows them today. So आज का जो मैप है इटली का, जर्मनी का, स्विट्जरलैंड का, whatever यूरोप we have today, पास्ट में 18th सेंचुरी में वो वैसा नहीं था। तो आज आप देखो कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये डिफरेंट किंगडम्स में, डचेस में, कैंटन्स में डिवाइड थे। So we know that today's Germany, Italy, Switzerland, they were divided into different kingdoms, duchies and cantons, whose rulers had their autonomous territories. अब ये जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड था या डिफरेंट किंगडम, डचेस, कैंटन्स में जो डिवाइड था, यहाँ उनके जो राजा थे वे एटोक्रेटिक टेरिटरीज में, यहाँ एटोक्रेसी उनकी थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेर under the autocratic monarchies within the territory which lived their diverse people. So ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर जो भी राजा थे वे अपने डाइवर्स पीपल थे, मतलब इन द सेंस दैट देयर आर पीपल दोज हैविंग देयर डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। यहाँ जो लोग थे उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। पीपल हैविंग डिफरेंट कल्चर, लोगों की भाषा, कल्चर सब कुछ अलग था। Often they even spoke different language belonging to different ethnic groups. तो जो लोग यहाँ थे वे अलग भाषा बोलते थे, इनके सब कल्चर ट्रेडिशंस अलग थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was patchwork of many different regions and people. जैसे आप जानते हो ऑस्ट्रिया हंगेरी ये जो कंट्रीज थे यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स थे और लोग भी डिफरेंट थे, इनका कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब कुछ अलग था। It included Alpine regions, Troy, Austria and Sudenburg, as the Bohemia and aristocracy was prominently German-speaking, also including Italian-speaking provinces in Lombardy and Venetia. So, Troy, Austria, Sudenburg, Bohemia, यहाँ पे रहने वाले लोग अलग भाषा बोलते थे। लोमार्डी, वेनेशिया, इटालियन में रहने वाले लोग अलग भाषा बोल रहे। इन हंगरी, half of the population spoke Magyar language. हंगरी कंट्री के अंदर आधी पॉपुलेशन मैगार भाषा बोल रहे हैं और हाफ ऑफ द पीपल स्पीक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट। तो आधी जो कंट्री है वहाँ के लोग अलग ही डायलेक्ट बोली भाषा बोल रहे हैं। इन गैलेशिया द एट्रोक्रेसी स्पोक पोलिश लैंग्वेज। तो गैलेशिया में जो लोग रहते हैं वे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे लोग अलग ही अपनी ही लैंग्वेज बोल रहे हैं।
So we have seen beside their three dominant groups are there. They live within the boundaries of empire, mass subject, peasant peoples, Bohemian and Slovak and north to the north and Slovens in Canaria, Croat to the south and Romans in the east and Tanzania. Such different did not easily promote a sense of political identity. So people are living in different parts of the country. Bohemian, Slovak north में रह रहे, Slovens कैरनियो क्रोएट साउथ में रह रहे, रोमन्स ये ईस्ट में, तांजानिया में. सो डिफरेंट जो लोग डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे, इन लोगों की कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है. दिस ऑल पीपल आर पेइंग टैक्सेस टू दी कॉमन एम्पायर. सो दिस वाज द टॉपिक दैट ऑल, एक ही टॉपिक है, लोग डिफरेंट एरियाज में रहे, डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे, बट उनका कॉमन कल्चर एक नहीं है. नाउ 2.1 as we move ahead, 2.1 as aristocracy, the new middle class. इस टॉपिक को पढ़ते हैं. Social and politically landed aristocracy was an dominant class of the continent. समाज में aristocracy ये high class society के लोग थे, ये dominant थे. The member of this class united commonly way of life across the regional division. They owned estate in the countryside, also towns and houses. They spoke French for purpose for diplomacy and high society. Their families were often connected with the tie of marriage. Actually ये aristocracy लोग जो थे वे इन लोगों में क्या था कि ये सारे लोग जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनके पास में गांव में शहरों में ज़मीन थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज डिप्लोमेटिक तरीके से बोलते थे. हाई सोसाइटी में दे वांटेड टू शो दैट दे आर समथिंग डिफरेंट दैन दी अदर पीपल. वैसा दिखाना चाहते हैं कि हम अलग है, समाज में हम अलग ही लोग हैं. और वो अपने एरिस्टोक्रेसी लोग अपनी ही फैमिली में, अपने ही क्लोज रिलेटिव्स में है, अपनी लड़कियों की शादी कर रहे थे. सो बॉन्डिंग उन लोगों के बीच में ही थी. नाउ सी दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली इन स्मॉल ग्रुप. इनकी पॉपुलेशन लेस थी, दे आर इन स्मॉल नंबर्स. द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप द पीजेंट्री. ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ किसानों की थी. टू द वेस्ट बल्क ऑफ लैंड वाज फार्म बाय टेनेंट्स. वेस्ट की और जो जमीन थी वो टेनेंट्स के थे, स्मॉल ओनर्स थे. वाइल ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग ये स्टेट लॉस्ट वास्ट एकर्स जो जमीन थी ये सब एरिस्टोक्रेसी लोगों की थी. और यहाँ काम करने वाले जो किसान थे वो गुलामों की तरह, सर्व मीन्स एज अ पीजेंट्स, दोज आर वर्किंग एज अ सर्वेंट, एज अ स्लेव, दे आर डूइंग वर्क. अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं. To the western part of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and encouraged the commercial class, whose existence was based on production for the market. वेस्टर्न पार्ट में सेंट्रल यूरोप के अंदर यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा, ट्रेड ग्रोथ करने लगा. टाउन्स के अंदर बड़े बड़े टाउन्स एमर्ज हुए, कमर्शियल क्लास आया, लोग व्यापार करने लगे, मार्केट्स के लिए प्रोडक्शन होने लगा. एज वी नो दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड. इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में. 1850s के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन ये इंग्लैंड में आया. पर फ्रांस के अंदर और जर्मनी के अंदर, जर्मन स्टेट्स के अंदर यहाँ पे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. इन द वेक अ न्यू सोशल ग्रुप केम टू इन बीइंग वर्किंग क्लास पॉपुलेशन. जैसे आप जानते हो इंडस्ट्रीज आई तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए, तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बढ़ा. किसान जो थे वे वर्कर्स बन गए और वर्कर्स बन के इंडस्ट्रीज में काम करने लगे. तो जैसे ये काम करने लगे, थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, वे मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुए. दे टर्न इनटू मिडिल क्लास एंड मेड अप द इंडस्ट्रीज. सो दोज पीपल पहले किसान थे, वो वर्कर बने, वर्कर से मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुए. जैसे ही पैसा पास में आया, दिस पीपल ऑल्सो स्टार्टेड देयर ओन इंडस्ट्री. इन लोगों ने अपनी खुद की इंडस्ट्री स्टार्ट की. दे बिकेम बिजनेसमैन, प्रोफेशनल. तो हुआ क्या, सेंटर और ईस्टर्न यूरोप में यहाँ जो ग्रुप्स थे वेर स्मॉलर इन नंबर्स टिल लेट 19th सेंचुरी. तो इनके जो ग्रुप्स थे जो बिजनेसमैन बने सेंटर और ईस्टर्न यूरोप में, ये पहले इनकी पॉपुलेशन बहुत लेस थी. जो प्रॉस्परस बने, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड, जो लोग पढ़े लिखे थे, लिबरल मिडिल क्लास, दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग द एबॉलिशमेंट ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस एंड गेन पॉपुलरिटी. क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो वर्कर्स थे वे खुद पढ़ने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाए, मिडिल क्लास में कन्वर्ट जब हुए तो वे लोग अपनी नेशनल यूनिटी, इन लोगों ने अपने ये मिडिल क्लास जो वर्कर्स थे इन लोगों ने अपने बीच में यूनिटी बनाई और वो अपने
अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करने के लिए इन्होंने एरिस्टोक्रेटिक लोगों के जो सर्टेन राइट्स बाय बर्थ उनको मिली थी, जो पॉपुलरिटी उन्होंने मिलाई थी, किसानों को कैसे गुलाम बना के रखा था, उसके खिलाफ उन्होंने दे रेज देयर वॉइस। ऑब्वियसली ऐसा होगा ही, आजादी किसे नहीं पसंद है, आजादी सबको चाहिए। सो 2.2 नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिस्ट स्टैंड फॉर। तो लिबरल नेशनलिस्ट क्या होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। Here we are. Ideas of nation unity in early 19th century of Europe were closely allied to the ideology of liberalism. तो यूनिटी 19th सेंचुरी के चलते यूरोप के अंदर लोगों में लिबरलिज्म की विचारधारा, एक आइडियोलॉजी आई। अब लिबरलिज्म ये जो वर्ड है, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लीवर मीन्स दैट इज मीन्स फ्री। तो लिबरलिज्म जो लैटिन वर्ड लिबर से आया है, अब इसका मतलब लिबर का मतलब होता है फ्री, आजाद। तो न्यू मिडिल क्लास में क्या हुआ, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड द इक्वालिटी बिफोर लॉ। दोज पीपल इन न्यू मिडिल क्लास, इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि सभी लोग जन्म से आजाद है, ईच एंड एवरी पर्सन इज बॉर्न टू फ्री, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोग लॉ के सामने एक है, समान है। पॉलिटिकली इट एम्फसाइजेस द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस बाय कंसेंट, और ये चाहते कि हमें आजादी तो मिले लेकिन सरकार भी इसको कंसेंट परमिशन दे। सिंस फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, वहां लिबरलिज्म का मतलब क्या है, मतलब एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, मोनार्ची खत्म हो गई है, अनकंट्रोल पावर ऑफ किंगडम इज कम टू एन एंड, क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी लोगों को सर्टेन राइट्स थे, वे टैक्स लेते थे और टैक्स वो सरकार को पे नहीं करते थे। अ कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, मतलब फ्रांस के लोग, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी लोग, फ्रांस के अंदर लोगों को क्या चाहिए था, फ्रांस के अंदर लोगों को चाहिए था कि सरकार बने, वहां पार्लियामेंट हो। 19th सेंचुरी के चलते लिबरल्स जो थे ऑल्सो स्ट्रेस द इनोवेटिव फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब लिबरल्स 19th सेंचुरी के चलते चाहते थे कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार मिले, अपनी प्रॉपर्टी हमारे पास में रख सके। एट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। आप जानते हो कि 19th सेंचुरी में फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, जो लोग पहले तो 25 एज के ऊपर जो लोग थे उनको टैक्स, जो लोग ज्यादा 3 दिन का टैक्स पे करेंगे उनको राइट तोड़ दिया था। जब फ्रांस रिपब्लिक बना तो 21 के ऊपर के लोगों को, एज के ऊपर के लोगों को राइट तोड़ मिला। सो यू विल रिकॉल दैट revolutionary France was marked with the first political experiment in liberal democracy. Right to vote also guaranteed and to elected guaranteed exclusively property owned men. पहले जिनके पास में प्रॉपर्टी, उन्हीं लोगों को राइट टू वोट मिला था। Men without property and all women did not exclude political rights. जो जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है वुमेन को, या जो मेन जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास में जो वुमेन को तो डिनाइड कर देता है राइट टू वोट के लिए। ओनली अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन पीरियड, जब जैकोबिन पीरियड आया तो जो एडल्ट लोग थे उनको थोड़ा बहुत राइट्स मिले, पॉलिटिकल राइट्स मिले, राइट टू वोट मिला। हाउएवर नेपोलियन कोड जब आया तो हाउएवर द नेपोलियन कोड वेयर बैक टू लिमिटेड सफरेज विच रिड्यूस द वुमेन्स टू स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू ऑटोनॉमी एंड फादर ऑफ एंड हस्बैंड। तो नेपोलियन के समय तो ये सारे अधिकार वुमन के, तो वुमन को राइट टू वोट तो नहीं मिला। और 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में वुमन ने क्या किया, एंड नॉन प्रोपर्टी मेन जो थे दे स्टार्टेड ऑपोजिशन टू मूवमेंट। तो 19th सेंचुरी के चलते और 20th सेंचुरी के चलते जब वुमन और जिन लोगों को राइट, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थे, इन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया। दे ऑल पीपल आर डिमांड फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो ये इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करने लगे इन द इकोनॉमिक स्फीयर। अब जो बिजनेसमैन थे, इन लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर मार्केट एंड दैट एबॉलिश द स्टेट ऑफ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट of goods and capitals during the 19th century was that strong demand for emerging middle class. Let us take the example of German state regions and the first half of the 19th century. इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि जो लोग व्यापार करना चाहते हैं
उन्हें फ्री से आज़ादी से व्यापार करने का आज़ादी मिले, अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का अधिकार मिले। 19th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग डिमांड बढ़ी, मिडिल क्लास के लोगों ने जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज के अंदर जो 19th सेंचुरी में जो लोग थे, इन्होंने जैसे नेपोलियन ने कुछ चेंजेस किया था। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, नेपोलियन ने चेंजेस किया और इकोनॉमिक स्फीयर में क्या चेंजेस हुए थे आइए देखते हैं। नेपोलियन ने कुछ चेंजेस किया था कि क्या किया था नेपोलियन ने कि काउंटलेस जो छोटे स्मॉल प्रॉपर्टीज थे, जैसे 39 स्टेट्स बनाए दिए थे। नेपोलियन हैज क्रिएटेड 39 स्टेट्स, ओके, सो ईच ऑफ दिस परचेज द ओन करेंसी। 39 स्टेट में अपनी अपनी अलग करेंसी थी, वेट और मेजरमेंट का अलग तरीका था। Suppose one example is given here how a businessman, a small businessman faced the problem. इस problem को यहाँ show किया है, we will read that one. A merchant traveling from 1833 from Hamburg to Nuremberg sell his goods would have to pass through 11 custom barriers. एक व्यापारी जो 1833 में ट्रैवल कर रहा है, अपने गुड्स को लेके हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है, तो इसको 11 जगह पे कस्टम बैरियर्स, जैसे आप टोल नाके पे जैसे आपकी गाड़ी रुकती है आप टैक्स पे करते हो, वैसे ही व्यापारी को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाते वक्त 11 जगह पे टैक्स पे करना पड़ता था। और वो टैक्स कैसा था? एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% ऑफ ईच ऑफ देम। तो जो भी गुड्स है उसके 5% उसको गुड्स पे करना है, तो 11 5 ऑफ 55%। तो एक जगह से हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग अगर ना गुड्स लेके जाओगे तो 55% तो आपका टैक्स में पे चला जाएगा। और इसमें और एक प्रॉब्लम है, ड्यूटीज वेर ऑफन लिविड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट दैट ऑफ गुड्स। और यहाँ पे जो भी टैक्स लिया जाता था वो किस तरह का था? वो इस तरह का था कि जो गुड्स आप लेके जा रहे हो उसके ऊपर यहाँ वेट और मेजरमेंट का तरीका अलग था। अब मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ एग्जाम्पल दिया है एली एज एन each region stood for different length। तो एली एक टेक्सटाइल मटेरियल बॉट जैसे आप लेके जा रहे हो फ्रैंकफर्ट से, तो अलग अलग जगह देखिए कि मेजरमेंट कैसा है कि 1 मीटर जो होता है ये मेंस के अंदर कैसा है, सी 54.7 ये आपको फ्रैंकफर्ट में है, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर है, नुरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर है और फेरिकबर्ग में 50.3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जैसे ही वेट और मेजरमेंट का तरीका अलग था, उसी तरह से आपको उस तरह से 5% टैक्स तो भी पे करना है। अभी देखिए क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से ये मर्चेंट जो फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, 55% उनका टैक्स इसी तरह जा रहा है। ऐसी कंडीशन जब बनी, ऑब्स्टैकल बन गया इकोनॉमिक एक्सचेंज में, एक तरह से कमर्शियल क्लास में, यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरीज में, यहाँ पे मूवमेंट जो गुड्स और कैपिटल में हो रहा था, तो इसमें ये ऑब्स्टैकल्स है, ये बैरियर्स बन गए इकोनॉमिक एक्सचेंज करते वक्त। एक व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जब अपना गुड्स लेके जा रहा है तो उसे ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। सच कंडीशंस वेर व्यूड एन ऑब्स्टैकल इन इकोनॉमिक एक्सचेंज and growth for the new commercial class who are good with the creation of unified economic territory allowing the unified movements of goods and capital। 1834 में क्या हुआ? In 1834 a custom union or Zovillion was formed, an initiative of Prussia and joined by most of the German state। 1834 में जोवेलियन क्रिएट किया गया प्रुशिया के अंदर, जहाँ पे जर्मन स्टेट के अंदर यहाँ एक व्यापारी लोगों की संगठन बनाई गई। द यूनियन एबॉलिश ट्रैफिक बैरियर्स, इस यूनियन ने इन ट्रैफिक बैरियर्स को हटा दिया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी ओवर 30 to 2, जो 30 स्टेट्स 39 स्टेट्स थे, तो यहाँ पे 30 करेंसी जो अलग अलग जगह थी वो करेंसी 2 पे ला दी। पहले तो इस जोवेलियन ने क्या किया, ये ट्रैफिक बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया, करेंसी को 2 पे ला कर छोड़ दिया, और नेटवर्क ऑफ रेलवे बढ़ा। जैसे नेटवर्क बढ़ा तो यहाँ से आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, स्टिमुलेट मोबिलिटी होने लगी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूनिफिकेशन, नेशनल यूनिफिकेशन के लिए बढ़ा, और वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्टेज, वाइडर नेशनलिस्ट लोगों के बीच में एक नया बदलाव आया। नेक्स्ट टॉपिक है 2.3, विल डिस्कस अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। Now first of all, what is mean by conservatism? Conservatism क्या है?
ये मिडिल क्लास, ये जो लोग मोनार्ची में बिलीव करते हैं, ये लोग जो बोर्बन फैमिली को रिस्टोर करना चाहते हैं, फ्रांस के अंदर मोनार्ची लाना चाहते हैं। ओके, तो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, आई विल रीड नाउ। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, क्या हुआ, नेपोलियन को 1815 में हरा दिया गया। 1815 में रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और ये जो 4 स्टेट्स जो है, तो ये इकट्ठा है। वाटरलू के बैटल में नेपोलियन को हरा दिया गया और यहाँ पे रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड साथ में आए और इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया वाटरलू के बैटल में। कंजर्वेटिव ऑर्डर आया। इन्होंने क्या किया, जो नेपोलियन ने जीते हुए जितने भी स्टेट्स थे, पहले तो क्या क्या किया, वी विल डिस्कस नाउ इन दिस टॉपिक। सो ये क्या है, कंजर्वेटिव्स आर दे बिलीव दैट एस्टैब्लिश अ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ सोसाइटी। कंजर्वेटिव ऐसे लोग हैं कि जो विश्वास करते हैं कि जो परंपरागत चलते आए इंस्टीट्यूशन है, जैसे बोर्बन फैमिली है, उसने मोनार्ची ने देश में रन करना चाहिए। चर्च को, सोशल हिरार्कीज को या इंपॉर्टेंस देना चाहिए। चर्च, सोशल हिरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। ये जो चर्च है, मोनार्ची है, ये जो रॉयल फैमिली से लोग हैं, इनको फ्रांस में फिर से रिस्टोर करना चाहिए, यूरोप के अंदर रिस्टोर करना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिज्म हाउएवर डिड नॉट रिस्पॉन्स और रिटर्न टू द सोसाइटी बाय प्री रेवोल्यूशनरी डेज। अब बहुत सारे जो कंजर्वेटिव जो थे, ये इनको ये मॉडर्नाइजेशन नहीं पसंद था। दे वांटेड चेंजेस बट इट शुड बी, जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे वो धीरे धीरे इन मोनार्ची के अंदर, मोनार्ची को रिस्टोर करो, बट रेवोल्यूशन जो किया था नेपोलियन ने, उस थोड़े थोड़े उसको, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करने लगे थे। इट कुड मेक स्टेट पावर एंड इफेक्टिव एंड स्ट्रांग, वो चाहता कि पावर और भी इफेक्टिव स्ट्रांग बने। सो एबोलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म खत्म हो गया था, सर्वडम खत्म हो गया था, ऑटोक्रेटिक मोनार्ची यूरोप में खत्म हो गई थी। 1815 में क्या हुआ, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने दे कम टुगेदर कलेक्टिवली, दे डिफीटेड द नेपोलियन, इन्होंने एक साथ आके नेपोलियन को हरा दिया था। विनिया में ये इन्होंने यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए इकट्ठा आए थे। कांग्रेस होस्टेड द अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अभी ये जो ड्यूक मेटरनिच है ऑस्ट्रेलियन चांसलर, इन्होंने इनके सारे रिप्रेजेंटेटिव की वेलकम किया और वहाँ पे एक मीटिंग हुआ था। सी व्हाट हैपन, ड्रॉ ऑफ द ट्रीटी ऑफ विनिया 1815 का जो विनिया था, इसमें इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे, पहले तो नेपोलियन वॉर के बाद में बहुत सारे बदलाव किए गए। व्हाट हैपन, सी बोर्बन डायनेस्टी विच हैड डिपॉजिट ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, बोर्बन फैमिली जो थी उसको फिर से फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर रिस्टोर किया गया, रिस्टोर टू द पावर। फ्रांस की जो टेरिटरीज थी, फ्रांस टेरिटरी वॉज एक तरह से फ्रांस के टेरिटरीज को जो नेपोलियन ने जीता था उसको एक तरह से सील किया गया कि फ्रांस जो है आने वाले दिनों में एक्सपांशन न कर सके। तो बोर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर इन फ्रांस एंड रिस्टोर टू द पावर। फ्रांस लॉस्ट इज टेरिटरी हैज annexed अंडर नेपोलियन। और क्या हुआ था, a series of states were set up boundaries to the France to prevent the French expansion in future. So Kingdom of Netherlands, which included Belgium, नेदरलैंड को बेल्जियम में से जोड़ दिया गया, was set up in the नॉर्थ में जोड़ दिया गया। जिनेवा, पिडमोंट को ऐड कर दिया साउथ के अंदर। प्रूशिया was given the important new territories in the western frontiers, प्रूशिया को नई टेरिटरीज वेस्टर्न की ओर दी गई। While Australia was given the control of North Italy, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल दे दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो नेपोलियन ने बनाए थे उसको अनटच रखा, उसको नहीं कुछ किया। इन ईस्ट रशिया वॉज गिवन टू द पोलैंड, रशिया को पोलैंड का हिस्सा दिया गया। वाइल प्रूशिया वॉज गिवन द पार्ट पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, तो प्रूशिया को सैक्सोनी का पार्ट दिया गया। मेन इंटेंशन क्या था, रिस्टोर मोनार्ची को रिस्टोर करना, ये मेन इंटेंशन था। एंड दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जिस नेपोलियन ने उसको मोनार्ची को हटा दिया था उसको फिर से रिस्टोर करना था। और एक यूरोप के अंदर क्रिएटेड अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप में एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर लाना था। सो 1815 में ऑटोक्रेटिक मोनार्ची कंजर्वेटिव्स ने लाई थी और दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, इनको क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं था। दे डोंट लाइक दिस वन, और कोई भी जो भी क्वेश्चन पूछे उनके सरकार के ऊपर उनको बिल्कुल पसंद नहीं था।
मोस्ट ऑफ द इन्होंने सेंसरशिप हटा दिया था, न्यूज़पेपर को कंट्रोल किया, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग, आइडियाज जो लिबरलिज्म बता रही है उन सभी को उन्होंने कंट्रोल कर दिया था। सो यू कैन सी द पिक्चर, फ्रॉम दिस पिक्चर यू विल आल्सो कम टू नो दैट 1850s में कंजर्वेटिव्स आए थे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इसमें मैंने और क्या ऐड करना चाहिए। थैंक यू। बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। बाय चिल्ड्रन।